दोस्तों लगातार आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस दिखा रहा है कि एक राज्य से लेकर दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से लेकर तीसरे राज्य में लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। लाठी डंडे लेकर उन्हें खदेड़ दिया जा रहा है, पथराव किया जा रहा है। यही नहीं, मैंने दिखाया था कि 19 अप्रैल को जो पहले फेज की वोटिंग हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि हमारे देश के हाकिम यानी माननीय प्रधानमंत्री जी यानी नरेंद्र मोदी साहब एक बार उसी काम पर लौट आए हैं जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। जी हां, मुसलमानों को लेकर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है उसे सुनकर आप इसलिए हैरान रह जाएंगे कि पिछले 10 साल से सत्ता में रहने के बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास यह बताने के लिए नहीं है कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, जबकि प्रधानमंत्री के पास बताने के लिए तमाम चीजें होती हैं। लेकिन जब एक देश का हाकिम अपने ही देश में रहने वाली एक बड़ी आबादी के खिलाफ प्रवचन और बयान देने लग जाए, समझ लीजिए नींव हिलने लगी है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल पिछली बार भी यह मुद्दा उठा था कि 2004 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी तो उसके बाद मनमोहन सिंह, जी हां, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पहले वक्तव्य में, ये बीजेपी कहती है, ये कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। वो बात अलग है जब जब भारतीय जनता पार्टी के वाचाल नेता और प्रवक्ताओं ने यह मुद्दा उठाया, तब तब उनकी हकीकत सबके सामने आ गई। लेकिन देखिए, इसे मैं क्या कहूं समझ नहीं आता कि ये जानते हुए भी कि ये सारी की सारी बातें झूठी हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी ये भी नहीं कहा कि भाई देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता इसी बात का दावा करते रहते हैं। सबसे पहले मैं बयान सुनाने जा रहा हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का, कैसे मनमोहन सिंह के जरिए कांग्रेस को घेरने के लिए मुसलमानों का फिर से सहारा लिया है। तो सुन लीजिए। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। नहीं, ये पुराना बयान नहीं है, ये हाल ही का बयान है। जी, प्रधानमंत्री जी को देखा आपने, ये बता पा रहे हैं रोजगार के बारे में, ये बता पा रहे हैं देश कितना सशक्त हुआ, अर्थव्यवस्था के बारे में बता पा रहे हैं, कोई कहानी ऐसी बता पा रहे हैं जिससे लगे कि विकास हो गया है देश का। लेकिन इनको पहले से ही पता था ना, जो कहा जा रहा था मुसलमान मुसलमान मुसलमान। जी हाँ, पहले चरण की वोटिंग के बाद एहसास हो गया कि बिना हिंदू मुसलमान किए चुनाव जीता नहीं जा सकता। तो आइए फिर से मुसलमान पर उतरते हैं, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव जीतने निकले तो थे, लेकिन वो टाइना फेस हो गया, चल नहीं पाया इनका दाव। सीएए पर चुनाव जीतने निकले थे, कुछ नहीं हो पाया। अब एक बार फिर से मुसलमानों पर लौट आए। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री ने मुसलमानों का जिक्र किया है। इन 10 सालों में करा ही किया है, यही काम तो किया है। हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, 3 तलाक से आजादी, ये वो तमाम बातें। एक बार फिर से मुसलमान पर आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की सबसे ज्यादा है कि जो बयान कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया ही नहीं, उसे गलत तरीके से पेश कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। ये पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में वहां के प्रधानमंत्री 10 साल में सत्ता में रहने के बावजूद भी इतने ज्यादा डरे हुए हैं हार से कि आखिरकार वो झूठ बोलने पर उतर आए। उन्होंने जो बयान दिया, उस बयान में कहीं भी कैसे भी जिक्र नहीं था कि वो मुसलमानों का पहला हक है देश के संसाधनों पर। जबकि उन्होंने जो बयान दिया था उसके आधार पर बताऊं, दलित, अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी, महिलाओं, माइनॉरिटी यानी माइनॉरिटी कहा था, मुसलमान नहीं, माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी से ये लोग समझते हैं माइनॉरिटी का मतलब कहा जाता है सिर्फ मुसलमान। तो फिर मुझे बता दीजिए कि माइनॉरिटी में सिख, जैन ये भी आते हैं, तो इनका जिक्र क्यों नहीं करते? माइनॉरिटी का मतलब जानते भी हैं? ये नहीं जानते, बस टूट पड़ते हैं। विनोद कापड़ी है। इसी के साथ मैं ये भी दिखाने जा रहा हूं दोस्तों कि 2 पत्रकारों के बीच का फर्क भी देखिएगा। एक
जो झुंझुना बजाता है सरकार का, उसका भी दिखाऊंगा, और एक जो पत्रकार जिसका काम है सवाल पूछते हैं कैसा अंतर है। देखिए, विनोद कापड़ी जो बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा जब 400 पार हो ही रहे हैं तो इस स्तर तक जाने की क्या मजबूरी है नरेंद्र मोदी, कम से कम प्रधानमंत्री पद का तो लिहाज कर लो। सोचिए, ये ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नाराजगी नहीं होगी, लेकिन जानते हैं चाटुकारिता कैसे कहते हैं? अब मैं आपको चाटुकारिता वाला दिखाने जा रहा हूं, पत्रकारिता। अमन चोपड़ा को आप जानते होंगे, न्यूज 18 के पत्रकार हैं। उन्होंने इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी बयान को ट्वीट किया और क्या लिखा? राहुल गांधी ने अपने 6 अप्रैल के भाषण में फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराकर हिंदुस्तान का धन किस वर्ग के हाथ में है ये पता लगाकर हक दिलाने की बात कही थी। मनमोहन ने पहला हक मुसलमानों को का बताया था। मोदी ने यही पूछा आपसे, लेकिन उसी वर्ग को देंगे। क्या है मनमोहन सिंह ने पहला हक? मैं अभी राहुल गांधी वाले बयान पर नहीं जाऊंगा, वो बाद में आपको समझाऊंगा, लेकिन अमन चोपड़ा का यह बयान कि मनमोहन सिंह ने पहला हक मुसलमानों का बताया था, ये इनकी पत्रकारिता का और मानसिकता का स्तर बताता है। मुझे एक बयान, मैं यकीन बता रहा हूं, दावे के साथ कहता हूं, मुसलमान शब्द का इस्तेमाल अगर पहली बात तो मुसलमान का नहीं माइनॉरिटी का किया था, लेकिन माइनॉरिटी का मतलब अगर आप मुसलमान समझते हैं तो उसके अगले हिस्से को क्यों नहीं सुना था? महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति, क्या महिलाएं सिर्फ मुसलमानों के समुदाय में है? हमारे समुदाय में नहीं, हिंदुओं में नहीं है। अनुसूचित जनजाति और जाति किसके समुदाय में आते हैं बताइए? दलित कौन है? ये नहीं पता। अब आता हूं माइनॉरिटी का मतलब, क्योंकि प्रधानमंत्री जब थे मनमोहन सिंह, उन्होंने माइनॉरिटी का जिक्र किया था, मुस्लिम नहीं कहा था। माइनॉरिटी का मतलब होता है जिसमें मुसलमान भी हैं, जिसमें जैन भी हैं, जिसमें बौद्ध भी हैं, सब आते हैं, यानी उनके बारे में बात की थी। लेकिन जिनकी मानसिकता ही अपने आका को खुश करने के लिए झूठ फैलाने की हो, उनसे क्या उम्मीद? यही तो वो व्यक्ति है अमन चोपड़ा। याद है अभी हाल ही में एक विज्ञापन आया था बीजेपी की तरफ से, जिसमें एक लड़की के माता पिता एयरपोर्ट के सामने उसे ढूंढ रहे होते हैं, अचानक से वो लड़की भागती हुई आती है और कहती है वॉर रुकवा दी पापा। देखा था ना वीडियो? उस वीडियो में भी का सच सबके सामने आया था कि विदेश मंत्रालय ने साफ साफ मना किया था कि यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रही थी उसको लेकर कोई फोन नहीं किया गया और कोई वॉर रुकी नहीं थी। वो बात अलग है कि इसी देश के तमाम मंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो झूठ परोस रहे थे, चाहे वो विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, चाहे इस देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो। तीनों ने डंके की चोट पर झूठ बोला था कि हां, मोदी के कहने पर रूस और यूक्रेन की जंग रुकी थी, लेकिन आधिकारिक बयान जब विदेश मंत्रालय का आया तो उन्होंने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन सोचिए, इसी मामले को का विज्ञापन बनाकर प्रचार कर रहे थे, यानी ये झूठ बोलने में कितने एक्सपर्ट हैं। झूठ बोलने में सिर्फ मोदी को महामानव बनाने के लिए, बताने के लिए विज्ञापन चला दिया। ये तो काम कर रहे थे मंत्री, बीजेपी के नेता। आप खुद मोदी जी सामने आए, उन्होंने आगे आकर एक ऐसी बात पर झूठ परोस दिया है जो बात कभी कही ही नहीं गई। इस व्यक्ति से क्या उम्मीद करेंगे आप? मैं बार बार यही जानना चाहता हूं, इनसे उम्मीद क्या की जाएगी? अब आता हूं, अमन चोपड़ा कहते हैं 6 अप्रैल के भाषण में फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराकर हिंदुस्तान का धन किस वर्ग के हाथ में ये पता लगाकर हक दिलाने की बात कही थी। तो गलत क्या है? क्या ये पता नहीं होना चाहिए कि अमन चोपड़ा जिस चैनल में काम करते हैं उस चैनल में सबसे ज्यादा नौकरी करने वाले लोग कौन है? क्यों पिछड़ों की बात ना की जाए? पिछड़ों की बात जब मोदी जी करते हैं तो बड़े अच्छा लगता है इनको, लेकिन जब यही बात राहुल गांधी करते हैं तो बुरा लगता है। जानते हैं अमन चोपड़ा नहीं तो थे, जब विज्ञापन आया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो झूठ वाला, उसे भी इस व्यक्ति ने अपने ट्विटर हैंडल पर परोस कर रख दिया था। आज भी एक बड़े झूठ को बड़ी शालीनता के साथ अपने ट्विटर हैंडल पर परोसा है, और इसी के साथ माफी चाहूंगा, दफन हो गई है पत्रकारिता। नमस्कार।